हेलो। हाय एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की कक्षा एमसीक्यू सीरीज जो अपनी चल रही थी, एमसीक्यू सीरीज। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आज का। एक वयस्क देही कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली बेड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, सही नहीं। आप इसको क्या समझेंगे कि आपसे पूछा गया गलत है। ये शब्द आप थोड़ा ध्यान से देखा करें। सही नहीं है, सही है, इसको गौर से पढ़ा करें। इसका मतलब है इसने पूछा है गलत कौन सा है। तो डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी। डॉली की मृत्यु 2003 में हुई थी। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण डॉली का निधन हो गया था। तो डॉली का जन्म 1998 में नहीं हुआ, ये बात गलत है। चलिए देखते हैं डॉली जो बेड है उसके बारे में। क्लोनिंग ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द क्लोन से बनाया, जिसका अर्थ टहनी अर्थात जिस प्रकार एक वृक्ष की सभी शाखाएं आकार में तथा आनुवंशिक रूप से एक समान होती है, उसी प्रकार क्लोन से प्राप्त जीव भी आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। तो क्लोन एक ग्रीक शब्द है या यूनानी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है कि जिस प्रकार उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक पेड़ की जो सभी शाखाएं होती है वो आकार में या आनुवंशिक रूप से समान होती है, उसी प्रकार क्लोन से प्राप्त जो जीव होते हैं वो आनुवंशिक रूप से समान होते हैं और एक जैसे होते हैं। किसी कोशिका बार बार विभाजन से आनुवंशिक रूप से शुद्ध पुत्री कोशिका की प्राप्ति होती है, जो मृत कोशिका की हूबहू कॉपी होती है। यानी कि जब किसी सेल में विभाजन होता है तो जेनेटिकली रूप से जो प्राप्त होती है कोशिका, जो जीव प्राप्त होता है, वो हूबहू अपनी जो पेरेंटल जो सेल होती है उनके कॉपी होती है बिल्कुल। अतः प्राप्त पुत्री कोशिका क्लोन वह यह प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। तो जो भी हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो भी हमें बॉडी प्राप्त होगी, जो भी जीव प्राप्त होगा, उसको क्लोन कहते हैं। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है उस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोन आनुवंशिक रूप से मात्र कोशिका की नकल कॉपी होती है। सर्वप्रथम गुर्डन नाम के एक वैज्ञानिक थे, केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक द्वारा मेंढक का क्लोन प्राप्त किया था। तो सबसे पहले किसका क्लोन प्राप्त किया गया था? मेंढक का। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले क्लोन भेड़ का प्राप्त किया गया था डॉली का, तो ये गलत है। सबसे पहले क्लोन किसका प्राप्त किया गया था? एक मेंढक का। कब प्राप्त किया गया था? 1960 में। उसके बाद किसका प्राप्त किया गया था? उसके बाद डॉली का। 1995 में रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में इयान विल्मुट व सहयोगियों ने केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक द्वारा डॉली बेड का क्लोन बनाया। तो कब बनाया था? 1995 में, 1995 में डॉली बेड का क्लोन बनाया गया था। किसने बनाया था? विल्मुट में व उसके सहयोगियों ने। इन्होंने एक मादा बेड की स्तन कोशिका से केंद्रक को अलग किया तथा दूसरी बेड के केंद्रक विहीन अंड कोशिका को अलग किया। तो एक बेड की जो स्तन कोशिका है उससे केंद्रक निकाला और दूसरी बेड के जो केंद्रक विहीन जो अंड कोशिका है उसको निकाला। केंद्रक युक्त कोशिका व केंद्रक विहीन अंड कोशिका को विद्युत उत्पीड़न द्वारा संलयन कराया गया। यानी कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया और उसमें निषेचन करवाया गया। अब संलयित अंड कोशिका को फोस्टर माँ या सेरोगेट मदर के गर्भाशय में रोपित किया गया, जिसके फलस्वरूप सेरोगेट माँ ने एक मेमने को जन्म दिया जो आनुवंशिक रूप से स्तन वाली माँ का कॉपी था। यानी कि जिस बेड की स्तन कोशिका से केंद्रक लिया गया था, तो जो मेमना जो प्राप्त हुआ था वो हूबहू उसकी कॉपी था। इस मेमने को डॉली नाम दिया गया। 2003 में संक्रमण के कारण 6 वर्ष की आयु में डॉली की मृत्यु हो गई थी। तो 1995 में इसका जन्म हुआ डॉली का और 2003 में मृत्यु हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है सही सुमेलित करना है कि वास्तुशैली और उससे संबंध राजवंश। तो किस राजवंश में कौन सी वास्तुशैली आई थी? मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर, अष्टभुजीय मकबरों का उदय, स्तंभों की
बोधिगोई का प्रयोग, झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। तो इसमें आपको कूट करना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो खिलजी राजवंश की वास्तुशैली देखते हैं। खिलजी वंश ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत शासन किया और वास्तुकला की सेलजुक शैली की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश ने कौन सी स्थापना की थी? सेलजुक शैली की। सेलजुक शैली याद रखना। इसके साथ ही मेहराबदार शैली ने भी इसी अवधि में प्रमुखता पाई। मेहराबदार शैली के अंतर्गत मेहराब और गुंबदों का प्रयोग इमारतों में प्रमुखता से हुआ। उदाहरण के लिए अलाई दरवाजा। तो इसके अंदर मेहराबदार शैली ने भी इस तरह से होती है मेहराबदार शैली। तो इसने भी प्रमुखता पाई थी, जिसमें अलाई दरवाजा एक उदाहरण दिया गया है। उसके बाद तुगलक राजवंश की वास्तुशैली है। दिल्ली सल्तनत के दौरान वास्तुकला के लिए संकट काल था, हालांकि फिर भी कुछ निर्माण कार्य किए गए थे, जिसमें अष्टभुजीय मकबरों का उद्योग प्रमुख है। तुगलक वास्तुशैली में धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया गया है। प्रवेश द्वार के डिजाइन में मेहराब और सरल दोनों विधियों का संयोजन किया गया है। मेहराब मैंने आपको बता ही दिया, बीच में से खाली रहेगी छत, ये होते हैं मेहराब। और सरल कौन सी है? सहतीर विधि, यानी स्तंभों के ऊपर छत को टिकाया जाएगा। जैसे तुगलकाबाद, फिरोजाबाद के नगर है, वो इनके अष्टभुजीय मकबरों के उदाहरण है। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुशैली। विजयनगर साम्राज्य के शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने अपनी वास्तुकला में चोल, होयसल, पांड्य और चालुक्य स्थापत्य शैली की विशेषताओं का संयोजन किया। मंदिरों की दीवारें नक्काशी और ज्यामितीय पैटर्न से अत्यधिक अलंकृत करना, सभी दिशाओं में गोपुरम, एकासम पाषाण स्तंभ, संलग्न बड़ी दीवारें, स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, एक से अधिक मंडप इत्यादि वास्तुशैली की विशेषताएं थी। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में वास्तुकला का अत्यधिक विकास हुआ था। सरकी वंश की वास्तुकला। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहान ने की थी, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दरबार में वजीर था। सरकी सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत की वास्तुशैली का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल दरवाजों, मेहराबों वाली अपनी शैली का निर्माण किया था। तो झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल दरवाजे किन्होंने बनाए थे? सरकी वंश में बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? ये देखना, इसमें लिखा है सही है, तो ये बताना कौन सा कथन इसमें सही है। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैगजीनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते हुए जहाज से कूद पड़े। तो इसमें बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें आपके चारों के चारों ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। वीर विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर का पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय इतिहास में वीर सावरकर के नाम से लोकप्रिय थे, जिनका जन्म बागूर गांव, नासिक, महाराष्ट्र में 28 मई 1883 को हुआ था। वीडी सावरकर या वीर सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की। तो 1899 में उन्होंने मित्र मेला नाम की एक संस्था प्रारंभ की थी। मित्र मेला कहाँ पे? नासिक, महाराष्ट्र में, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया। इसे ही 1904 में अभिनव भारत बनाया गया। अभिनव भारत। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में सक्रिय थी, जिसमें बम बनाना, शस्त्र चलाने में प्रशिक्षण आदि दिए जाते थे। सावरकर ने लंदन में रहते हुए फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की तथा इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के अग्रदूत मैगजीनी के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए मैगजीनी की आत्मकथा लिखी। तो मैगजीनी कौन थे? मैगजीनी वो थे जिन्होंने विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे कि जब इटली का एकीकरण हुआ था तो उसमें मैगजीनी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मैगजीनी इटली के एकीकरण के जो हम बोल सकते हैं कि कर्ता धर्ता थे। सावरकर ने 10 मई 1907 को इंडिया हाउस जो कहा था लंदन में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय कर 1857 की क्रांति पर
मराठी में एक पुस्तक 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लिखी। तो जो ये पुस्तक है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये लंदन में लिखी गई थी और स्वतंत्रता संग्राम के 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लिखी गई थी और मराठी भाषा में लिखी थी, याद रखना। इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया है। सावरकर जी ने इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया था। सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गद्दर को गद्दर या सिपाही विद्रोह न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इनकी एक पुस्तक और है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे 1909 में प्रकाशित किया गया था, जिसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली थी। अगले क्वेश्चन है, महाजनपद युग में 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित है? तो पिछली एक वीडियो मैंने आपको बताया था 16 महाजनपद, तो उनका जो जिक्र है पाणिनि के अष्टाध्याय में कौन कौन से वो महाजनपदों के नाम मिलते हैं, आपको इसमें मिलान करना है। तो पाणी के अष्टाध्याय में मगध का नाम मिलता है, स्मग मिलता है और कंबोज मिलता है। ये 3 नाम मिलते हैं। महात्मा बुद्ध के समय भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये 16 महाजनपद कौन से हैं? काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, असमक, अवंती, गंधार और कंबोज। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। ये मैंने आपको शायद लास्ट किसी वीडियो में बताया था। लेकिन पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिसमें अष्टाध्यायी में मद्दर, भरत, कलिंग, मत्स्य, सूरसम, कपिसा इत्यादि जनपदों का उल्लेख मिलता है, जो अंगुत्तर निकाय में नहीं है। तो जो बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है उसमें कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? 16 की। लेकिन ये जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पाणिनि का अष्टाध्यायी, उसमें कितने महाजनपद की सूची मिलती है? 22 की। तो 6 महाजनपद इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। कौन कौन से है वो? मद्दर, भरत, कलिंग, कच्छ, सूरमस, कपिसा। 3, 4, 5, 6 हो गए, ये याद रखना आप। अगले क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ध्यान रखना, क्या पूछा है? सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत पूछा है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आएगा ऑप्शन 4, एम.एस. मुगल। इन्होंने कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ये कथन गलत आई है। इनके बारे में कुछ देखते हैं। तो देखते हैं कि कौन से विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में क्या क्या बोला था। तो राखाल दास बनर्जी ने कहा था कि ये द्रविड़ शैली है। जो सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो द्रविड़ शैली से हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी ने कहा था कि सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है वो आर्य संस्कृति से हुआ है। J.H. मैके गार्डन चाइल्ड ने कहा सुमेरियन संस्कृति से हुआ है। अमलानंद घोष ने कहा प्राक हड़प्पा की परिपक्वता है। मार्टिमर व्हीलर ने कहा पश्चिमी एशिया की सभ्यता मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से है। तो मार्टिमर व्हीलर जी ने भी कहा था कि मेसोपोटामिया से, यानी विदेशी उत्पत्ति है, विदेशी उत्पत्ति। और रफीक मुगल जी ने क्या कहा था कि हड़प्पा सभ्यता, ये जो पुरानी हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण संस्कृति थी उसी से उत्पन्न हुई थी। और पतन संबंधी जो मत है किस विद्वान ने क्या दिए? तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि ब्राह्मण और आर्यों का आक्रमण हुआ था, यानी आर्यों ने आक्रमण किया था, आर्य आक्रमण। आर्य आक्रमण से सभ्यता का पतन हुआ था। उसके बाद जॉन मार्शल, J.H. मैके एवं S.R. राव ने कहा बाढ़ के कारण, यानी इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई थी जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था।
उसके बाद ओरल स्टाइन और अमलादास घोष जी ने कहा था कि यहाँ की जलवायु में परिवर्तन हुआ था। जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता यानी प्रशासन में कमजोरी आ गई थी, प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे खराब होने लगी थी। यूआर कनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदाई थी। दयाराम साइनी जी ने कहा था कि भूतात्विक परिवर्तन हुए थे, एक तरह से प्राकृतिक आपदा आई बोल सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? यानी कि अजमेर में प्रथम मराठा कौन से मराठा सरदार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर, जिसको हम बोल सकते हैं कि चादर चढ़ाई? तो राजा साहू ने, जो शिवाजी के पुत्र थे साहू राजा, उन्होंने ये काम किया था सबसे पहले। तो 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आजम शाह ने 8 मई 1707 को साहू को कैद से मुक्त कर दिया। कैद से मुक्त होकर साहू सतारा पहुंचे, लेकिन ताराबाई पहले ही शिवाजी द्वितीय की छत्रपति घोषित हो चुकी थी। जनवरी 1708 में साहू सतारा में सिंहासनरूढ़ हुए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजराना या भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा शासक राजा साहू थे। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो छत्रपति साहू की पैतृक प्रधानमंत्री थे या प्रमुख थे। यानी कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद जो छत्रपति साहू थे उनको आज़ाद किया गया, और आज़ाद करने के बाद जब वे सतारा पहुंचे तो उनका ताराबाई के साथ संघर्ष हुआ और संघर्ष में उनकी जीत हुई। उसके बाद उन्होंने जो अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती जी है उनकी दरगाह पर भेंट या नजराना चढ़ाया। अगला एक है पंकोदक शनिरोधे। ये जो शब्द है मौर्य सम्राट प्रशासन में लिया जाने वाला जुर्माना था, एक प्रकार का कर था। तो ये कर किस चीज़ के लिए लिया जाता था ये आपको बताने? सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर, पीने के पानी को गंदा करने पर। तो सड़क पर कचरा फेंकने के लिए कर लिया जाता था, इसको याद रखना आप। पंकोदक शनिरोधे बहुत बड़ा नाम है लेकिन याद रखना। तो भारतीय इतिहास में 323 ईसा पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व के बीच मौर्य काल के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासन कब था? 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। जिसमें कौन से प्रमुख शासक हुए थे? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक प्रमुख सम्राट हुए थे। भारत की पहली राजनीतिक एकता मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। तो प्रश्न में जो शब्द दिया गया है वो जुर्माना सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए वसूला जाता था। इससे क्या पता चलता है कि प्राचीन भारत में साफ सफाई का अत्यधिक महत्व था। स्वच्छता हमारी सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू रहा है, और यह पहलू आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आज वर्तमान क्या अभियान चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, वो इसी का एक पहलू मान सकते हैं हम। अगला है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1892, 1898, 1897 और 1886 में। तो 1897 में। आइए देखते हैं इनके बारे में। वर्तमान भारत के रचयिता स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 1863 में कलकत्ता बंगाल में हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। सर्वधर्म सम्मेलन में जाने से पूर्व महाराजा खेतड़ी अजीत सिंह ने नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम दिया। तो इनको स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया था? अजीत सिंह जी ने। सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने हिंदू धर्म और भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न धर्मों के आचार्य और श्रोता विवेकानंद से प्रभावित हुए थे। 1897 में स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण और हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने कलकत्ता के समीप वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो 1897 में कब की थी? कहाँ पे की थी? वेल्लूर में। और वे वेल्लूर कहाँ पे है? कलकत्ता के पास में ही है। और इसका उद्देश्य क्या था? श्री रामकृष्ण और हिंदू धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करना। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, राजूक और अग्रहारिक। तो इसका आएगा अग्रहारिक। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ। तो 323 से
322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव डाली। तो 323 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे। युक्त किसको बोला जाता था? राजा के राजस्व प्रभारी या नगरीय प्रशासन में, नगरीय प्रशासन में जो राजस्व का प्रभारी था उसको युक्त बोला जाता था। प्रादेशिक किसको कहते? तो नगरीय प्रशासन में जिलाधिकारी, नगर के प्रशासन में जो जिलाधिकारी होता था, आज का जैसे डीएम होता है, तो उसको प्रादेशिक बोला जाता था। रजुक, तो नगरीय प्रशासन में न्यायिक एवं राजस्व अधिकारी, तो एक न्यायिक अधिकारी को क्या बोला जाता था? रज्जुक। महामात्र, नगरीय प्रशासन का उत्तराधिकारी महामात्र था। पुरोहित, केंद्रीय प्रशासन में प्रधानमंत्री। और समाहर्ता, केंद्रीय प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान। तो आप इन शब्दों को थोड़ा याद रखना कि किसको क्या बोला जाता था प्राचीन भारत में। ये मिलान में बहुत बार आते हैं, ये क्वेश्चन आपके जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं उसमें बहुत बार आते हैं, तो आप इनको प्लीज़ याद रखना जरूर। अगला है निम्न घटनाओं पर विचार करें तो निम्न कुट्टू का सही उत्तर कालानुक्रम में चयन करें। यानी कि आपको बताना है कि पहले किसकी स्थापना हुई थी या पहले क्या घटना घटित हुई थी, आपको ये बताना है। तो नौजवान भारत सभा का निर्माण, स्वराज्य दल का निर्माण, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के आसपास 1919 में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन आएगा 3। आइए देखते हैं थोड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वैसाखी के दिन अमृतसर जगह पंजाब में जो है वहाँ पे गोलीकांड एवं नेताओं की, और वहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ था वो किसके लिए हुआ था? वहाँ पे जो 2 नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इनको रिहाई को कराने के लिए लोग एकत्रित हुए थे और वहाँ पर जनरल डायर ने गोलीबारी करवा दी थी, जिसमें अत्यधिक लोगों की मौत हुई थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी लोगों की मौत हुई थी। स्वराज्य पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में किया था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन, जिसे सामान्यतः स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। यानी कि स्वराज्य पार्टी का गठन कांग्रेस से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू का, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन ये बात याद रखना, ये स्वराज्य पार्टी अलग से नहीं बनाई गई थी, कांग्रेस पार्टी के अधीन ही बनाई गई थी। ये कांग्रेस पार्टी थी और इसके अधीन इस पार्टी को बनाया गया था। अब है नौजवान सभा। महान युवा क्रांतिकारी भगत सिंह ने औपनिवेशिक गुलामी के विरुद्ध भारत क्रांतिकारी आंदोलन को नया वैचारिक आधार देने के लिए 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? भगत सिंह जी ने की थी। कब की थी? 1926 में। दांडी मार्च, ये तो पता होना ही चाहिए आपको। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों या आश्रम वासियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। दांडी गांव है, दांडी नाम का एक, कहाँ पे है? गुजरात में है और समुद्र तट के किनारे। वहाँ पे पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुंचे थे और कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मुट्ठी भर वहाँ पे उन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून को तोड़ा था, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। फ्रांस में एक लोरेन प्रदेश है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए और रसायन उद्योग के लिए। तो इसका आएगा लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए। देखते हैं इसके बारे में। फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादक देश है। फ्रांस के 3 क्षेत्रों में लोहा इस्पात के केंद्र स्थापित है। लोरेन क्षेत्र, सांब्रियूज और सार बेसिन, ये 3 क्षेत्र है। यहाँ पे फ्रांस में लोहा इस्पात केंद्र स्थापित है। लोरेन क्षेत्र फ्रांस के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ लोहा ऐसे के प्राप्त भंडार है। इसके प्रमुख स्थल मेज, ब्रिए, नांसी और लांगवी है। तो
ये कहाँ पे है? ये फ्रांस है। तो इसका उत्तर पूर्वी जो भाग, ये वाला जो भाग है, ये है लोरेन क्षेत्र। अगला है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB की शुरुआत कब की गई थी? यूनेस्को ने एक प्रोग्राम लाया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1972 में। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मानवीय जैवमंडल कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जो 1972 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। तो 1972 में लाया गया था, यूनेस्को इसको लेके आया था और इसका उद्देश्य था लोगों का और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन पर्यावरण के मध्य, वो जो वातावरण है उनके मध्य संबंधों को सुधारना, यानी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, एक तरह से हम बोल सकते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, ये नहीं है हवाबाजी करना है वैसे ही मतलब बस बातों बातों में सब कुछ करना, नहीं, इसके लिए प्रॉपर वैज्ञानिक आधार प्रदान किए। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानचित्र एक दे रखा है, तो इसमें क्रम बताने हैं कि 1, 2, 3 या 4 नंबर क्रम दे रखे हैं, तो ये कौन से क्षेत्र है, कौन सा पतन है? तो ये है तुत्तीकोरन, चेन्नई, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम। ऑप्शन 2। इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तुत्तीकोरन क्या है? यह एक खुला बंदरगाह है जो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। तो तुत्तीकोरन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कृत्रिम रूप से विकसित यह बंदरगाह चाय, कपास, सूती वस्त्र, प्याज आदि के निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। उसके बाद चेन्नई वाला, यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये खुला बंदरगाह, ये कृत्रिम है, यह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसको लोगों के द्वारा बनाया गया है। मुंबई के पश्चात यह भारत का व्यापारिक दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो मुंबई जो पोर्ट है उसके बाद कौन सा पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है? दूसरा, चेन्नई वाला। लोहा, ऐसे नारियल उत्पाद, चमड़ा एवं चीनी यहाँ से निर्यात किए जाते हैं। तीसरा है मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम, जिसे मुसलीपट्टनम भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा जिले, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, कृष्णा नदी के पास में। अगला विशाखापट्टनम, ये भी कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश में। प्राकृतिक बंदरगाह ये कृत्रिम नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बना। इस बंदरगाह को जापान की सहायता से आधुनिक बनाया गया है। इसका जो रिकंस्ट्रक्शन है, मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकीकरण है, वो जापान की सहायता से किया गया है। यह बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण तूफानों से सुरक्षित है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी है, ये इस बंदरगाह पे आप याद रखना। यहाँ सबसे बड़ा जलयान निर्माण उद्योग है। यहाँ पे सबसे बड़े जो पानी वाले जहाज है उनका निर्माण किया जाता है। सबसे बड़ा जो निर्माण उद्योग कहाँ पे है? इसी जगह विशाखापट्टनम में है। तो चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके बताया करें कि इसमें और क्या चेंज लाना है क्या नहीं। और ये जो क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं, ये मैंने जो भी पिछले UPSC और स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वहाँ से मैंने इन क्वेश्चन को पिक किया है। तो ये क्वेश्चन आपको मस्ट कंपलसरी करने हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि आपको पता है जब आप पिछले 15-20 सालों के क्वेश्चन देखोगे तो बार बार रिपीट होते रहते हैं उसमें क्वेश्चन। तो आप ज़रूर करिए, इनको ज़रूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।